हेलो एवरीवन। जो हम लास्ट वीडियो में अपने रिएक्शन रेट के बारे में बात कर रहे थे और रिएक्शन में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देखा था कि उसकी जो रेट्स है वो किस किस टाइप की हो सकती है। आज हम उसी से रिलेटेड कि हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है एवरेज रेट और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, उसी से बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है। तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, उसी के बाद में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कि किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमें मिल रहे जब टाइम जीरो है, जीरो टाइम पे मतलब सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, कुछ भी रिएक्टेंट लिए उस टाइम में जीरो टाइम पे, इसकी कंसंट्रेशन सी है, इसकी कंसंट्रेशन सी, प्रोडक्ट कितने जीरो होगा। अगर मैं टाइम टी पे जाता हूं, किसी भी टाइम टी पे, जहां पे मुझे ये चेक करना है कि रिएक्टेंट कितना बचा है और प्रोडक्ट कितना बना है, मतलब अगर मेरे पास में रिएक्टेंट C माइनस एक्स, क्योंकि एक्स मोल अगर ये टूटा है तो किस में से टूटेगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी C है, उसी में से डिसोसिएट होगा, ये कितना बनेगा तो दैट इज एक्स, ये एक्स बनेगा। मतलब मैं यहां पे ये चीज देख रहा हूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेरे पास में लगातार इंक्रीज हो रही है। क्लियर? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। क्लियर है? हम रिएक्टेंट का क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहे हैं, ये टूटने लग रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं डिसअपियर हो रहे हैं। भाई रिएक्टेंट हमारे पास में जैसे मान लो सपोज करो डिसअपियर हो रहे, ठीक है, ऐसी चीज हो रही है, या तो डिसोसिएट हो रहे हैं हम ये बोल सकते हैं, या फिर हम इसको डिसोसिएट बोल सकते हैं, या फिर डिसअपियर बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये खत्म हो रहे, सभी एक ही बात है, ठीक है। अगर यदि मैं यहां पे बात करता हूं, प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो ये अपीयर हो रहे, मतलब इसकी फॉर्मेशन होने लग रही है। अगर यदि हम इसको ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन हो रही है, इसको ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन होना, किसी भी टर्म में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हमें बोल दिया अपीयरेंस हो रही, किसकी होगी, भाई प्रोडक्ट की तो बन रहे हैं, जब रिएक्टेंट टूट रहे हैं तो मेरे को प्रोडक्ट ही मिलेगा, तो अपीयर हो रहा है या फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? अब हम इससे क्या निकाल रहे थे, हमने एक चीज देखी कि रेट निकालने की कोशिश कर रहे थे। रेट क्या होता है, चेंज, किसी भी कंपोनेंट में चेंज, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर यदि मैं रिएक्टेंट के टर्म में बात करूंगा तो रेट क्या लिख सकता हूं मैं, अगर यदि मैं कंपोनेंट जो मेरा रिएक्टेंट है उसके टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। या फिर आप अगर यदि किसी उस दूसरे टर्म में निकालोगे, कौन सा, चाहे एवरेज रेट निकाल लो, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर मेरे को ये बोला है किसकी टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में रेट निकालो, रिएक्टेंट के टर्म का मतलब है रेट क्या होगा, dR/dt। क्या ये कंप्लीट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेट हमेशा आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट मेरा नेगेटिव आता है। ये चीज हमने पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है, क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टाइम टी पे जाने पे डिक्रीज हो रही है और टाइम जीरो पे जब इनिशियल है वो मैक्सिमम है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं। अगर यदि हम उस टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज रेट के टर्म में, ये इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में था, एवरेज रेट में ΔR/ΔT, यही हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये नेगेटिव साइन, यही हो रहा है। अगर यदि मैं इसको ये देख रहा हूं, रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस dR/dt या फिर माइनस ΔR/dt इक्वल्स टू क्या होगा,
इसमें चेंज कहां से कहां पे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्योंकि हम टाइम टी पे निकालना चाह रहे हैं, किसी एक टाइम इंटरवल पे निकालना चाह रहे हैं जो टाइम टी है, तो वो क्या होगा, सी माइनस एक्स माइनस सी। ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है। फाइनल टाइम कितने, टी, इनिशियल टाइम कितने, दैट इज 0। तो अगर यदि मैं इसको यहां से कैंसिल आउट करूं, बाहर नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, x अपॉन टी। मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई, क्या, x अपॉन टी, किसकी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। क्लियर है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ में हम रेट निकालना चाहते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो मेरे पास में रेट किसके लिए निकाल रहे हैं हम, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट की क्या होगी, dp ओवर dt, हम ऐसा लिख सकते हैं, dp ओवर dt, ये लिख सकते हैं। क्या इसकी रेट के आगे हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसके आगे तो प्लस साइन ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो फाइनल में हमारे पास में कंपोनेंट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट हमेशा पहले वाले से ज्यादा ही बनेगा। भाई इनिशियली मेरे पास में 0 अमाउंट थी और कुछ बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ अमाउंट बनने लग रही है, तो मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो फाइनल मेरी पॉजिटिव माइनस इनिशियल, तो मेरे पास में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हो गया dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, या फिर हम इसको डेल्टा p ओवर डेल्टा t लिख सकते हैं एवरेज रेट के टर्म में। क्या आएगा ये, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई t माइनस जीरो। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x ओवर t। ये रेट मैंने प्रोडक्ट के लिए ली है, ये रेट मैंने रिएक्टेंट के लिए ली है। अब हम इसको एक बात ध्यान से देखने वाली है कि हमेशा कभी भी हम इसको सीधा रेट नहीं लिखते, हम इसको इंडिकेट करते हैं। रिएक्टेंट में कोई भी हमसे ये नहीं बोलेगा रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालो, हमें क्या बोला जाएगा कि या तो, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो हमें ये बोल दे रेट ऑफ डिसोसिएशन। बताओ क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, हमें ये बोल दिया। हमें बोल दिया रेट ऑफ डिसअपीरेंस, तो इसका मतलब भी यही है कि रेट ऑफ डिसअपीरेंस है। इसका मतलब क्या है कि हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। डिसोसिएशन मतलब वो भी हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको सीधा लिख दिया रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो भी इसका मतलब यही है, माइनस डी आर ओवर डी टी, इसका मतलब यही है, सेम है। क्लियर है, ये मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट के टर्म में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बनने लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पे रेट लिखते हैं तो इनको इंडिकेट करते हैं किस टर्म में, रेट ऑफ अपीरेंस बोल दो, फॉर्मेशन बोल दो, इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब भी यही है कि हम इसको प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो ये भी सेम ही है। कोई सी भी टर्म में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, कौन सी, रेट ऑफ अपीरेंस ले लो, डिसअपीरेंस कोई भी एक टर्म ले लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपीरेंस दैट इज इक्वल्स टू x बाई टी, रेट ऑफ अपीरेंस दैट इज इक्वल्स टू x बाई टी। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं, यहां पे हो क्या रहा है, जितने मोल यहां से टूट रहे हैं, इसका मतलब यही तो है, जितने मोल यहां से टूटेंगे उतने ही तो मोल मेरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट कितना बनेगा भाई, जितना मेरे पास में यहां से टूटेगा। अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपए है, ठीक है, अगर मैं उसमें से 10 रुपए खर्च करता हूं तो मैं कितने रुपए का प्रोडक्ट ले सकता हूं, कितनी चीजें खरीद सकता हूं, 10 रुपए की चीजें तो खरीदूंगा, क्योंकि मेरी पॉकेट में अभी 90 रुपए बचे हैं, 10 रुपए तो मैंने दिए, तो मैं 10 रुपए की चीजें ही बेच सकता हूं या खरीद सकता हूं, ठीक है। और मेरे पास 90 रुपए अभी क्या है, बचे हुए। क्लियर, तो जितने मोल्स यहां से टूटेंगे उतने ही तो मोल्स यहां से बनेंगे। तो सेम चीज है क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर यदि मेंशन करना चाहे, यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो हमेशा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल दो, या फिर डिसोसिएशन बोल दो, मैं एक ही टर्म लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू, ये हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होगा किसके? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्या? किसके? रेट के? रेट ऑफ अपीयरेंस के। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करके रखना है। हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या? अपीयरेंस। क्लियर है? जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे तो क्या है कि मेरे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां पे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। यहां पे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 मोल टूट रहे 1 मोल बन रहे, 1 मोल टूट रहे 1 मोल बन रहे। लेकिन बात जब आती है जब मेरे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं, कोई भी ऐसे रिएक्शन जिसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन वहां पे आता है और उसी क्वेश्चन में डाउट बनता है। जैसे क्या? हम यहां पे एक छोटी सी रिएक्शन लिखें, हम कह दें मेरे पास में ये चीज है, ठीक है, रिएक्शन है N2 + 3H2 gives twice of NH3, twice of NH3। मैंने ये रिएक्शन लिखी। इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरे पास में कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हम उतने ही मोल मान के चलते हैं कि मेरे पास में यहां पे 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब यही तो है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। इसका मतलब ये है हमें कोई भी रिएक्शन निकालनी है, उसको जब तक हम किसी को आपस में बराबर नहीं करेंगे तब तक हम उसके रेट को नहीं मेंशन कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताइए, एक जगह पे तो 3-3 मोल भाग रहे हैं और एक जगह पे 1 मोल चल रहे हैं और एक जगह पे 2-2 मोल बनने लग रहे हैं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे केसेस में किस तरीके से रेट निकालते हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमारी कोई भी रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ डिफरेंट होगी, वेरिएशन होगा उसमें, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन ऐसी है जहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो हम कैसे देखते हैं? सबसे पहली चीज, मान लो टाइम 0 है, 0 टाइम है, इस टाइम में इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेके चले थे, दैट इज C1 या C ले लो। यहां पे इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, वो भी C है, दोनों की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, हमें जितनी अमाउंट में चाहिए था उतना हम लेके चले थे। अगर मान लेते हैं मेरे पास में टाइम T पे गए, इस टाइम में ये मेरे पास 0 है, टाइम T पे गए तो उस टाइम में ये कितना डिसोसिएट हुआ? हम कह देते हैं C-X टूटा, बिल्कुल टूटा है, C-X इसमें से डिसोसिएशन हुआ है। जब हम इस पे आए तो इसमें से कितना टूटा? तो अगर यदि ये X मोल टूटे है तो इसका मतलब ये कितना टूटेगा? C-3X डिसोसिएट होगा, C-3X डिसोसिएशन होगा, C-3X। ध्यान देना इस बात का। और ये कितना बनेगा फिर? ये कितना बनेगा? दैट इज ट्वाइस ऑफ X। अगर यदि ये 1 मोल था तो 1 मोल ही टूट रहे, 1 मोल ही बन रहे, वो होना चाहिए था। अगर यदि ये रिएक्शन बैलेंस्ड होती, जहां पे हम बात करते कि 1-1 मोल है, तब तो हम कोई दिक्कत नहीं करते, यहां पे हम नॉर्मली लिख देते कि हमारे पास ये रेट होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, स्टोइचियोमेट्री में 1 मोल इसका टूट रहे तो इसके 3 मोल टूटेंगे। जब 1 मोल ये टूटेगा तो 3 मोल ये टूटेंगे, इसके X मोल टूटे तो 3X मोल ये टूट गए। जब 1 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल बनेंगे, तो मेरे पास में इसके 1 मोल टूट रहे हैं तो ये 2 मोल बन गया, X मोल टूटे तो ये 2X मोल बन गया। बात क्लियर हो गई? तो यहां से मेरे पास में एक चीज निकल के आती है जिसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ध्यान देना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका? नाइट्रोजन का, ऑफ नाइट्रोजन।
बिल्कुल आराम से समझना है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चंस में सबसे बड़ा डाउट आता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। अगर इस चीज को समझ गए तो हम बहुत आराम से ये कह सकते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन दैट इज माइनस, नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं तो माइनस ऑफ DN2, नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं तो DN2 अपॉन DT, क्योंकि हम हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग रेट निकाल सकते हैं। हर कंपोनेंट का, यहां पे नाइट्रोजन है, ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो ये डिसअपीयर होगा, ये रिएक्टेंट है तो डिसअपीयर होगा। क्लियर? DN2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू क्या बनाइए, कितना आया? C माइनस एक्स माइनस C अपॉन T माइनस 0, और बाहर नेगेटिव साइन, बाहर नेगेटिव साइन, तो C माइनस एक्स माइनस C इज ये आ गया, C से C कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपस में क्या बना देंगे? X अपॉन T। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने इस चीज को कैलकुलेट किया, नाइट्रोजन के लिए इसका इतनी वैल्यू आने लग रही है। दूसरी वैल्यू देखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का निकालते हैं तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट में है तो उसके आगे माइनस साइन, DH2 ओवर DT इक्वल्स टू क्या बनेगा? इक्वल टू में आ गया माइनस, दैट इज ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी कंसंट्रेशन C माइनस 3x और माइनस C ओवर T माइनस 0। अब देखो कमाल की बात है, यहां पे C माइनस 3x, C से C कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 3x ओवर T, 3x ओवर T, मेरे पास में ये 3x बाई T है, ये वैल्यू आ रही है किसकी? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे नाइट्रोजन क्या आ रही है? x ओवर T। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक बार मान के देख लेते हैं, आगे करके देखते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसकी? अमोनिया की। अब ये अमोनिया क्या है? किसमें है प्रेजेंट? किसमें? अमोनिया प्रेजेंट है मेरे पास में प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, रेट ऑफ अपीयरेंस हो रहा है तो आपको अपीयरेंस हो रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव साइन, इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ DNH3 ओवर DT। यही बना। यहां पे क्या बन रहा है? 2x माइनस 0, 2x माइनस 0 डिवाइडेड बाय सॉरी 0 इज इक्वल्स टू ये, तो क्या आ गया ये? 2x बाई T। यही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू x बाई T, अपीयरेंस 2x बाई T, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 3x बाई T। अब हम एक चीज जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? हमेशा बराबर होनी चाहिए हर किसी कंपोनेंट की रेट। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं किसी अलग स्पीड से जा रहा हूं और मेरे पैर किसी अलग स्पीड से जा रहे हैं, मेरे हाथ किसी अलग स्पीड से जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर मेरी कोई भी रिएक्शन है तो उसमें जो भी कंपोनेंट है जितना टूटेगा उतना ही तो बनेगा। रिएक्शन तो सभी की सेम होनी चाहिए भाई, यहां से जितना टूटेगा उतना ही तो बनेगा। अब सभी कंपोनेंट एक ही स्पीड से जा रहे हैं। अगर यदि मैं मान लो यहां पे खड़ा हूं, मेरे हाथ पीछे आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं और मेरे हाथ आगे चले गए, मेरे पैर आगे चले गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलेंगे तो सभी चीजें साथ, पूरी बॉडी एक साथ चलेगी। बात क्लियर है? तो इसका मतलब मेरे पास में हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हम ये जानते हैं, और इज इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम इसी तरीके से तो इंडिकेट करेंगे। अब देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 क्या है? दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन T। मेरे पास x अपॉन T है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितने? दैट इज 3x ओवर T, ये वैल्यू है।
और मेरे पास तीसरी वैल्यू क्या आ रही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो वो कितने है, दैट इज 2x/t। अब एक चीज सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं वो क्या, कि क्या मेरी ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, नहीं है, ये तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो मैं इन तीनों वैल्यूज को बराबर कैसे करूं, कैसे करें हम इसको बराबर। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्या मेरे पास में x/t इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ऐसी चीज करूं कि जब मैं बहुत आराम से, बहुत आसानी से इन तीनों के तीनों रिएक्शन के जो भी कंपोनेंट्स है, जो रेट्स है, उनको बराबर कर सकता हूं। तो वो मेरे पास में सिंपल सा फंडा है 1/3, 1/1, 1/2। अब एक चीज ऊपर जाके देखिए, रिएक्शन में जाके देखिए क्या बन रहा है, ये जो मेरे पास में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में यहां से जो वैल्यू बन के आई, इन तीनों की रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, x/t। मेरी ओवरऑल जो रेट होती है वो तो हमेशा बराबर ही होती है, किसी भी रिएक्शन की रेट बराबर होती है। वो कब होगी, यहां पे हम देख रहे हैं कि जो मेरे पास में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करते मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। तो अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 1, जो डिसअपीयरेंस के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको सिंपल सा कॉमन सा तरीका बता रहा हूं, -1 जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे, उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया किसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को। अब वो डिसअपीयरेंस में कोई भी हो सकता है, एक रिएक्टेंट हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ये इज इक्वल्स टू +1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस का, पॉजिटिव साइन के साथ। अगर यदि मैं इसका कॉमन सा एक एग्जांपल देखूं जिसको मैं जनरल वे में इंडिकेट करना चाहता हूं, तो हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब आपको एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं जहां पे आपको यूज करने और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने। क्या सबसे पहला काम क्या होगा, आपको कोई भी रिएक्शन गिवन होगी, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, वो आपको कोई भी रिएक्शन दे दी, रिएक्शन गिवन या मेंशन कर दी, किस तरीके से आपको क्या क्या रूल्स यूज करने, क्या क्या ट्रिक्स यूज करनी, किस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछ ले, डिसअपीयरेंस पूछ ले, क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या है, आपका काम होगा रिएक्शन को मेंशन करना है कि भाई क्या रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन मेंशनिंग होनी चाहिए। रिएक्शन मेंशन करोगे, पहला काम आपका ये होगा कि उसमें आप रिएक्शन को मेंशन कीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका ये होगा, अगर आपने कोई रिएक्शन देखी, उस रिएक्शन को अगर यदि बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है, अगर वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो आप उस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सीधे उस रिएक्शन को देखते ही उसको बैलेंसिंग पे जाने की कोशिश करोगे कि इस रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से करें, बैलेंस करना है। क्लियर। जैसे ही आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद में तीसरा स्टेप आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखना स्टार्ट करना है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D। ये मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूं और रिएक्शन को लिखने के बाद मैंने इसको बैलेंस किया, तो 1/A, A, ये B, ये C और ये D, इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है A, B, C, D। मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद मेरे पास ये रिएक्शन है। मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे पास में सभी की रेट्स
बराबर होती है ए मेरे पास किसमें, रिएक्टेंट में, ए किसमें, रिएक्टेंट में, तो ए है मेरा रिएक्टेंट में डी ए ओवर डी टी, रिएक्टेंट में है तो इसकी रेट क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब जो मेरे पास रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पहले हम एक बार सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मेरे पास ये हो गया। अगर मेरे पास में बी के लिए लिखना है तो डी बी बाई डी टी डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब इसके सामने भी नेगेटिव, क्योंकि मेरे पास ये रिएक्टेंट में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सभी नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज होते हैं। इज इक्वल्स टू चलते हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अब मेरे पास रिएक्टेंट में कुछ और नहीं बचा है, मेरे पास क्या बचा है, प्रोडक्ट बचा है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा फॉर्मेशन होती है, तो डी सी ओवर डी टी, दैट इज पॉजिटिव साइन, प्लस वैल्यू आती है। और मेरे पास में प्रोडक्ट में एक और कंपोनेंट बचा है डी डी ओवर डी टी। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ क्या लिखा है, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखे है। अब मैं ओवरऑल को कन्वर्ट कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, क्या होगी, यहां पे ए के नीचे जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में लिख दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, इस टर्म में लिख दिया। अब मेरे पास में जो फोर्थ स्टेप होगा वो उसमें ये होगा, चेक स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट्स एंड डिवाइड बाय इट्स स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो मेरे पास यहां से इसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, यहां पे कितने ए के कंपोनेंट का, दैट इज 1/a, इसको डिवाइड कर दिया। बी का क्या होगा, तो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। सी का क्या होगा, 1/c से डिवाइड कर दिया, और इसको हमने 1/d कर दिया। तो जैसे हम करेंगे तो मेरे पास में यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। अब ध्यान दे लें क्या चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। क्वेश्चन में अगर यदि मान लो, सपोज करो, ध्यान देना है, अब आपको समझना है कि क्वेश्चन में, ये तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख लिए, अब क्वेश्चन किस टर्म में पूछेगा, कहां कहां आपको डिफिकल्टी की जाएगी, किस किस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। पहली चीज, आपसे एक चीज बोल दी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट में कोई भी कंपोनेंट दे दे, किसी भी एक कंपोनेंट का आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिए, ध्यान देने। तो अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे दिया और पूछ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो क्या करोगे, आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है माइनस डी ए ओवर डी टी, ये है, या फिर इसको -1/a डी ए ओवर डी टी है। इसका मतलब क्या है, जो डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे रखा है वो कौन सा है, ये या ये। तो हम एक बात का जो गलत काम करेंगे, जो एक चीज हम गलत यूज करेंगे, वो ये कि हम इस चीज को पहचानने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे कि मेरे पास तो रेट इसकी दे रखी है, गलत होगा वो। गलत क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मेरा ये दे रखा है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं है, ये मेरे पास रेट को इंडिकेट कर रहे हैं, ये मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। तो इस चीज को गलती करोगे, इस चीज को गलत यूज करोगे आप, क्या कि जब भी आपको बोले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका मतलब है आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकलवा रहा है, तो आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये वैल्यू दी है, आपको क्या करना है उसमें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर वो हो जाएगा 1/a, किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। पहला कंफ्यूजन तो आपको ये मिलेगा, पहली चीज तो आपको ये मिलेगी। दूसरा स्टेप आपको क्या मिलेगा, मान लो आपको दे दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, पहला केस था वो, तो दूसरा केस है
जहां पे आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दे दिया और कैलकुलेट करवा ले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। सेकेंड स्टेप में आपको ये कैलकुलेशन करवा ली जाए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालो। तो चलो हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास में हम एक बात जानते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमें दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमें दिया है, और हम जानते हैं कि अगर मेरे पास में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है तो वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बी दोनों हमेशा इक्वल होंगे। कब होंगे? जब मेरी रिएक्शन का रेट निकालेंगे। आपस में वो दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका मतलब तो मेरे पास में डी ए ओवर डी टी है, और ये है मेरे पास डी बी ओवर डी टी, ये है इसका मतलब। तो कब बराबर होते हैं? बराबर कब होते हैं? जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कि रिएक्शन की रेट ओवरऑल रेट वो बराबर होती है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, बात क्लियर है? तो मेरे पास में यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, मुझे दिया है ये वैल्यू दी है, लेकिन मैंने ए से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं किया है, और ये इक्वल टू किसके होगा? 1/b के। ये वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां से b को उठा के लाऊंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूं कि मेरे पास में क्या आएगा? b/a इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b आ जाएगा। कैलकुलेट कर लूंगा। बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा है? अरे बोलो, क्लियर हो गया? चलो, तीसरा के हिसाब से क्या पूछा जा सकता है इसमें? तीसरा के हिसाब से ये पूछा जा सकता है, अगर आपको यहां पे ये दे दिया किसी भी रिएक्शन में, केस नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे दे, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दे दे, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, और उससे कैलकुलेट करवा ले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस या प्रोडक्ट, कुछ भी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही कैलकुलेट करवा ले ए का। कैलकुलेट करो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो आप क्या करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? 1/a, क्योंकि मेरे पास में रिएक्टेंट है वो तो a है, और उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट a है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, ये होता है। हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, हम क्या करें? इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा? दैट इज 1/a इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज दिस। ये मेरे पास में टर्म बन गई, और मुझे बहुत आराम से कैलकुलेट करना आ गया कि कैसे हम रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते हैं, कैसे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं, किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया? सभी के सभी पॉइंट्स मैंने बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे आता है, डाउट यहीं पे आता है कि किसी जगह पे तो 1/a किया हुआ है, 1/a से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, कहां पे हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? क्लियर हो गई बात? जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे पास में क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स C। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो ये 2A है, ये 3C है, एक B है, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल्स टू कितना है? वो मेरे पास में 3 × 10⁻⁻⁴। हाँ, अब एक चीज और, यूनिट और समझ लो। यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको यूनिट गिवन होगी, तो यूनिट होता है हमारे पास में। देखो यूनिट कैसे निकालेंगे, हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस कैसे हो रहा है? dA/dt, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, किसी की भी कंसंट्रेशन लेंगे तो A की कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसका मतलब यही तो हुआ, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम।
और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर लीटर, टाइम की क्योंकि डिवाइड में है तो पर सेकेंड। तो आपको ये यूनिट गिवन मिलेगी कि अगर यदि वो कंसंट्रेशन के टर्म में दे रहे हैं तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर के टर्म में दे रखा है तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, इस तरीके से गिवन होगा। तो हमें इस तरीके से यूनिट्स गिवन होगी, उस यूनिट को ध्यान देना है। पहली चीज क्लियर है। यहां पे आपको कंसंट्रेशन दे दी, वो ये दे दी मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट करने, करो कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं, मेरे पास ये रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन में मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे रखा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इसका मतलब क्या है, डी सी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू क्या दे रखी है वैल्यू, 3 इंटू 10⁻⁻⁴। कैसे सोल्व करने हैं इसे समझने, डी सी ओवर डी टी इसकी वैल्यू दे रखी है। चलो ठीक है, अब निकालने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को इससे कुछ भी नहीं लेना देना है, मुझे तो रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन वो बराबर होती है सभी कंपोनेंट्स की। तो क्या होगा, यहां पे मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, क्या वैल्यू होगी, वो होती है 1/A, और ए क्या है, दैट इज 1/2। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया, इनटू क्या वैल्यू, अब ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो मतलब क्या है, डिसअपियर हो रहा है, तो -dA/dt, dA/dt मैंने ये लिख दिया, इक्वल्स टू बी पे जाते हैं, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 उससे मैंने डिवाइड किया, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ dB, नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट में है तो डिसअपियर हो रहे हैं, नेगेटिव साइन। तीसरे स्टेप पे आते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, 1/3, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 इंटू, अब ये अपीयर हो रहे हैं तो dC/dt, मेरे पास ये बन गया। मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू मुझे गिवन है इसकी, मुझे क्या निकालना है, dB/dt, और डिसअपीयरेंस निकालना है तो इस वैल्यू को निकालना है हमें। तुम क्या करें, हम क्या करते हैं, -dB/dt क्या आ जाएगा, यहां पे ये 3 है, इसमें ये वैल्यू है तो 1/3 इंटू क्या वैल्यू दे रखे, 3 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। मेरे पास ये वैल्यू आ गई -dB/dt, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी की डिसअपीयरेंस मेरी ये वैल्यू है, खत्म, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या आएगा, क्या वैल्यू बनेगी, तो यहां से देख लेते हैं, ये वैल्यू मेरे पास 1/2 है, दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴। सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁴, ये तो वैल्यू आई है 1/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, खाली ये निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड इनवर्स, बस ये यूनिट आ गई, खत्म हो गई बात। रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, दैट इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। तो मेरे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1/3 है इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखो एक चीज कमाल की, सभी में रेट्स बराबर है, सभी में रेट्स बराबर है। जब रेट ऑफ रिएक्शन लेओगे तो सभी में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आएगी। अगर इसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो भी बराबर आ रही है, इसकी रेस्पेक्ट में निकालोगे तो भी बराबर आएगी, बी की रेस्पेक्ट में, ए की रेस्पेक्ट में, बी की, सी की, किसी में भी निकाल लो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आएगी। बात क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स,
रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। क्लियर? इसमें जो कंफ्यूजन आता है वो कंफ्यूजन यही आता है कि कहाँ पे डिवाइड करें, कहाँ पे मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे ज़्यादा डाउट और कंफ्यूजन यही आता है। इसे समझने, बहुत आराम से क्वेश्चंस करने, कोई भी डाउट बचे तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रही है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जो पीछे वाला लेक्चर है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, वहाँ से रिलेट करता है। तो अगर किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए और उससे रिलेट होके अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आराम से समझ में आएगा। बात क्लियर है एकदम? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।